नमस्कार, मैं मनीषा भिमटे, अतिथि सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मांग विश्लेषण का, जिसमें हम मांग के नियम एवं मांग के लोच का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मांग किसे कहते हैं। मांग अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो अगर हमें कोई वस्तु चाहिए होती है तो हम कहते हैं वो हमारी मांग है, हमारी डिमांड है। लेकिन अर्थशास्त्र में हम मांग के अंतर्गत 3 अन्य बातों को भी शामिल करते हैं। जैसे सबसे पहला, हमारे उस वस्तु को खरीदने की इच्छा, खरीदने के लिए हमारे पास साधन होना चाहिए अर्थात पैसे। तीसरा, एक निश्चित कीमत एक निश्चित समय पे होनी चाहिए। ये 3 आवश्यक बातें हैं जो मांग में शामिल की जाती है। इसके अलावा हम अध्ययन करते हैं डिमांड फंक्शन, जिसे हम कहते हैं मांग फलन। इसके अंतर्गत हम उन तथ्यों का अध्ययन करते हैं जो उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं। जैसे कि उपभोक्ता की मांग को बहुत सारी वस्तुएं हैं जो प्रभावित करती है, जैसे कि वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, इसके अलावा मौसम, रुचि, फैशन इत्यादि। इसके अंतर्गत जब हम मांग फलन का अध्ययन करते हैं तो इसमें हम 2 प्रकार के मांग फलन का अध्ययन करते हैं। इसमें पहला आता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, व्यक्तिगत मांग फलन, जिसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के द्वारा की गई मांग एवं उस वस्तु की कीमत में जो संबंध है उसे हम देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में किस प्रकार का संबंध है। इसके अलावा हम दूसरा देखते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन अर्थात बाजार मांग फलन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अलग अलग जो उपभोक्ता होते हैं उनकी जो मांग है उन्हें बहुत सारे अन्य तथ्य होते हैं जो प्रभावित करते हैं। वस्तु की कीमत के साथ साथ उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, आदतें, ये सभी मार्केट डिमांड फंक्शन को प्रभावित करती हैं। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग के विभिन्न प्रकार, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्राइस डिमांड अर्थात कीमत मांग। कीमत मांग अर्थात हमारी मांग को जब किसी वस्तु की कीमत प्रभावित करती है तो हम उसे कीमत मांग कहते हैं। प्राइस डिमांड, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी जो मांग है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो मांग है उसी कीमत प्रभावित कर रहा है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं दूसरा इनकम डिमांड, आय मांग। इसमें हम देखते हैं एक उपभोक्ता की मांग को उस उपभोक्ता की इनकम प्रभावित करती है, अर्थात हम देखते हैं कि किसी उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस वस्तु की मांग भी बढ़ती जाती है। तीसरा है क्रॉस डिमांड, जिसे हम आड़ी या तिरछी मांग भी कहते हैं। आड़ी या तिरछी मांग हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है लेकिन मांग में जो असर होता है वो दूसरे वस्तु की मांग में होता है। मतलब एक वस्तु की कीमत बदलेगी तो दूसरे वस्तु की मांग बदलेगी। जैसे हम देखते हैं कोलगेट और पेप्सोडेंट, अगर कोलगेट की कीमत बढ़ जाएगी तो पेप्सोडेंट की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों ही टूथपेस्ट है। उपभोक्ता को जो सस्ते में मिलेगा वो उसे खरीदेगा। तो कीमत में बदलाव हुआ कोलगेट के, लेकिन मांग में बदलाव हुआ पेप्सोडेंट के। उसी प्रकार से अगर चाय महंगी हो जाती है तो हम कॉफी पीना पसंद करते हैं, अगर कॉफी महंगी हो जाएगी तो हम चाय पीना पसंद करेंगे। तो ये जो कीमतें हैं एक वस्तु में बदलाव आ रहा है लेकिन जो मांग है वो दूसरे वस्तु की बदल रही है। इसे हम क्रॉस डिमांड या आड़ी मांग कहते हैं। अगला है चौथा कंपोजिट डिमांड, जिसे हम संयुक्त मांग कहते हैं। अर्थात कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग साथ में की जाती है। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए हमें बैट, बॉल, स्टंप ये सभी एक साथ चाहिए होता है। तो जब क्रिकेट खेलने के लिए मांग की जाएगी तो इन सभी वस्तुओं की एक साथ मांग की जाएगी। तो ये कंपोजिट डिमांड है। अगला है 5वां जॉइंट डिमांड। इसके अंतर्गत हम देखते हैं किसी एक वस्तु के साथ साथ दूसरे वस्तु की जो मांग है वो जुड़ी होती है, जॉइंट डिमांड। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है और पेट्रोल तब तक उपयोगी नहीं है जब तक कि गाड़ी में उसका प्रयोग ना किया जाए। तो गाड़ी और पेट्रोल इन दोनों की जो मांग है वो जॉइंट डिमांड है। इसके अलावा आखिरी है
डिराइव्ड डिमांड, जिसे हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं। व्युत्पन्न मांग जो है वो किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं उससे संबंधित होता है। अर्थात इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यदि सीमेंट का उत्पादन हमें बढ़ाना है तो सीमेंट का उत्पादन करने के लिए जिन कच्चे माल का हम प्रयोग करते हैं उसकी भी मांग बढ़ेगी। अर्थात अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसका उत्पादन करने वाले जो साधन है, जो कच्चा माल है, जो टेक्नोलॉजी है, मजदूर है, इन सभी की मांग भी अपने आप बढ़ जाएगी। चलिए इसके बाद हम अध्ययन करते हैं मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। इसे हम अपने चारों ओर देखते हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि ये जो नियम है वो सभी प्रकार के मार्केट में पाया जाता है। लॉ ऑफ डिमांड अर्थात मांग का नियम बहुत ही सिंपल सा है। ये हमें बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत कहने का अर्थ है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उस वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाएगी। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टमाटर। जब टमाटर की कीमत बहुत बढ़ गई होती है, अर्थात 80 रुपए या 100 रुपए किलो होता है, तो हम उसे कम खरीदते हैं, आधा किलो या फिर 1 पाव हम खरीदते हैं। लेकिन वही जब टमाटर 10 या 15 रुपए किलो होता है तो हम उसे ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टमाटर की जो मांग है, वस्तु की कीमत जब कम हो गई तो उसकी जो मांग है वो बढ़ गई। ठीक है, तो यही मांग का नियम है जो कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध को बताता है। इसे दर्शाने के लिए हमने एक ग्राफ का प्रयोग किया है। जब भी आप ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको उसमें बताना होगा कि OX अक्ष पे और OY अक्ष पे आपने किसे दर्शाया है। जैसे OX अक्ष पे आपने वस्तु की मात्रा को दर्शाया है और OY अक्ष पे आपने उस वस्तु की कीमत को दर्शाया है। ग्राफ के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत देखिए कम होती जा रही है, वैसे वैसे उस वस्तु की जो मात्रा है, मांग मात्रा, वो बढ़ती जा रही है। इसलिए मांग वक्र जो है वो ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको इसको स्पष्ट भी करना होगा और आपको बताना होगा कि OX अक्ष OY अक्ष पे आपने क्या दर्शाया है और जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे की ओर क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कीमत कम होती जा रही है इधर वस्तु की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। हम अध्ययन करते हैं गिफिन वस्तुओं का जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। गिफिन वस्तुएं एक प्रकार की हीन वस्तुएं होती हैं जिसे हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं। ये वस्तुएं जब सस्ती होती है इसका अर्थ होता है कि ये अन्य वस्तुओं की तुलना में इसकी कीमत कम है और इसका अर्थ ये है कि अब हम इन वस्तुओं पर जो पैसा खर्च करने वाले थे वो पैसा अब बचेगा और उस बचे हुए जो पैसे हैं उससे हम किसी अच्छी प्रकार की, अच्छी किस्म की वस्तु को हम खरीद सकते हैं। तो जब इंफीरियर गुड्स यानी कि जो गिफिन वस्तुएं हैं, जब वो उसकी कीमतें कम हो जाती हैं तो उपभोक्ता की जो अप्रत्यक्ष आय होती है वो बढ़ जाती है और इसलिए इसकी जो मांग है वो कम हो जाती है। इसमें हमने उदाहरण लिया है मटन और ब्रेड के टुकड़े का। जब ये सस्ती हो जाती है तो हम अपने जो इनकम हमारी बची हुई है उसका हम प्रयोग अच्छी किस्म की वस्तु को खरीदने में करते हैं। जबकि ये महंगे हो जाते हैं तो महंगे होने के कारण, क्योंकि ये अन्य वस्तुओं की तुलना में इनकी कीमतें कम है, इसलिए इनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। अर्थात गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अगला है आर्टिकल्स। कई प्रकार की कहानियां या हम कुछ सॉन्ग वगैरह सुनते हैं। बहुत सी ऐसी कविताएं होती हैं जिनको सुनना, पढ़ना हमें बहुत पसंद होता है। उसे हम कितने ही बार पढ़ लें वो हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। यदि हम ये मानते हैं कि कोई वस्तु जो कि महंगी है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो हम महंगी होने के बावजूद भी उस वस्तु को खरीदेंगे। लेकिन यदि कोई वस्तु जो कि कम कीमत में हमें मिल रही है तो हमारा मानना होगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप भी हमारी मांग को प्रभावित कर रहा है। तो ये एक प्रकार का अपवाद है, अर्थात इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता जब हम ये मानते हैं कि
कोई वस्तु महंगी है इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है। आखिरी है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, मतलब भविष्य के लिए हमारा अनुमान। अगर हम ये मानते हैं कि भविष्य में वस्तुओं की कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो वर्तमान में जो कीमत है उस पर ही हम अधिक वस्तुएं खरीदने लगते हैं, चाहे वो अधिक ही क्यों ना हो। जैसे कि लॉकडाउन के वक्त में हमें पता था कि लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा, वस्तुओं की कीमतें अधिक होने के बावजूद भी हम उसे खरीदकर अपने घरों में रख रहे थे, क्योंकि हमें भविष्य का अंदाजा था। हमें लग रहा था कि भविष्य में और ज्यादा कीमतें बढ़ सकती हैं। ये तो कुछ अलग सी परिस्थितियां होती हैं जिसपे मांग का नियम लागू नहीं होता, जैसे कि महामारी आ गई, भूकंप आ गया या फिर युद्ध होने लगा, तो ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता। चलिए आगे हम अध्ययन करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। मांग की लोच। मांग की जो लोच है वो हमें बताता है कि यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो हमारी जो मांग है उसमें कितना बदलाव आएगा। जैसे मांग का नियम हमें सिर्फ उनके संबंध को बताता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की जो लोच है, वो हमें बताता है कि कीमत में एक अनुपातिक परिवर्तन होने पर मांग में कितना अनुपातिक परिवर्तन होगा, इनके बीच कैसा संबंध होगा, ये हमें मांग की लोच बताती है। इसका सूत्र दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। इसके अलावा हम अध्ययन करते हैं अलग अलग प्रकार की मांग की लोच। सबसे पहला इसमें देखते हैं कीमत लोच। कीमत लोच कहने का अर्थ होता है कि वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन का मांग पर कितना अनुपातिक प्रभाव होगा, उसको हम कीमत लोच में देखते हैं। इसके अलावा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय लोच। आय लोच कहने का मतलब होता है कि उपभोक्ता की इनकम में परिवर्तन का उपभोक्ता की मांग पर क्या प्रभाव होगा और कितना प्रभाव होगा, इनके अनुपातिक संबंध को बताता है आय लोच। तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच। आड़ी लोच जो मैंने आपको बताया था कि जब एक वस्तु की कीमत में बदलाव होता है तो दूसरे वस्तु की मांग बदल जाती है, उसी पर आधारित है। इसे हम इस प्रकार से रेखांकित कर सकते हैं कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन जो हो रहा है उसका दूसरे वस्तु के मांग में जो परिवर्तन है उसके अनुपातिक संबंध को हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जैसे कोलगेट के प्राइस में 10% चेंज आया तो पेप्सोडेंट का जो डिमांड है उसमें 5% का चेंज आया। तो ये जो दोनों के परिवर्तन है इनमें जो अनुपातिक संबंध है उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग में कीमत में बहुत ही कम परिवर्तन या ना के बराबर परिवर्तन होता है, लेकिन फिर भी जो मांग है वो बदल जाती है, तो इसे हम कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो गहने वगैरह होते हैं, गोल्ड होता है, उसमें बहुत ही कम या मामूली सा परिवर्तन होता है, लेकिन फिर भी उसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, तो हम इसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि शादी के सीजन में हो सकता है कि गोल्ड की जो कीमत है उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि शादियां हो रही हैं या फिर दिवाली है, धनतेरस का समय है, उस समय लोग कीमत में परिवर्तन ना होने के बावजूद भी उसके डिमांड ज्यादा करते हैं। दूसरा है हाईली इलास्टिक डिमांड, अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग के अंतर्गत हम देखते हैं कि कीमत में बहुत ही कम प्रतिशत में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मांग में अधिक मात्रा में परिवर्तन होता है, तो हम इसे हाईली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन, फ्रिज या टीवी। उसकी कीमत में बहुत कम परिवर्तन होने पर भी मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, कीमत में 10% परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मांग में 20% परिवर्तन आ रहा है।
तो इसे हम अधिक लोचदार मांग कहते हैं। अगला है इलास्टिक डिमांड, जिसे हम लोचदार मांग कहते हैं। इसमें देखते हैं कि जितने प्रतिशत कीमत में परिवर्तन होता है उतने ही प्रतिशत मांग में भी परिवर्तन होता है। अर्थात लोचदार मांग के अंतर्गत मांग में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं। इसका उदाहरण है विभिन्न प्रकार के जो कपड़े हम लेते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें जितने मात्रा में कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही मांग में भी बदलाव आता है। जब हम इसे सूत्र में रखेंगे तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान 1 आएगा। 10/10 जब हम करेंगे तो 1 आएगा। अगला है लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि कम लोचदार मांग, या हम इसे बेलोचदार मांग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वस्तु की कीमत में अधिक परिवर्तन होता है लेकिन मांग में कम परिवर्तन होता है। इसका उदाहरण है अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, अनाज होते हैं, मसाले होते हैं, तेल होता है। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत में अधिक बदलाव होने के बावजूद भी हमारी मांग में अधिक परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं हैं और आवश्यक जो वस्तुएं होती है उनकी कीमतों में अधिक बदलाव होने के बावजूद भी मांग में कम परिवर्तन होता है। देखिए, जैसे उदाहरण में जो चित्र बना हुआ है, रेखा चित्र, उसमें कीमत में 20% बदलाव हो रहा है लेकिन मांग में सिर्फ 5% बदलाव ही हो रहा है। पूर्णतः बेलोचदार मांग के अंतर्गत कीमत में बदलाव का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत ही आवश्यक वस्तुओं जैसे कि मेडिसिन के मामले में लागू होता है। डॉक्टर ने जितनी मेडिसिन लेने के लिए कहा है, यदि वह सस्ती हो जाएगी तो हम ज्यादा नहीं खरीदेंगे, और यदि वो महंगी हो जाएगी क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है तो हमें उसे खरीदना ही पड़ेगा। तो ये मेडिसिन ऐसी वस्तु है जिसे हम कह सकते हैं कि ये पूर्णतः बेलोचदार है। यदि कीमत कम हो जाए या अधिक हो जाए फिर भी हम उसकी उतनी ही मात्रा का प्रयोग करेंगे। मांग की कीमत लोच निकालने के लिए हम इस अनुपातिक विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें देखिए आपको सूत्र दिख रहा होगा, जिसमें Q में परिवर्तन डिवाइडेड बाय प्राइस में परिवर्तन गुणित P गुणित बटे Q ये दिया हुआ है। इसमें हम देखते हैं जो त्रिभुज जैसे जो निशान बना हुआ है वो परिवर्तन को दर्शाता है। Q यानी कि क्वांटिटी में परिवर्तन, P यानी कि प्राइस में परिवर्तन। इसका एक एग्जांपल देखिए। शुरुआत में किसी वस्तु की जो कीमत है वो 5 रुपए है और उसकी क्वांटिटी हम ले रहे हैं 10, लेकिन जब वस्तु की कीमत कम हो गई, देखिए प्राइस 5 रुपए से हो गया 4 रुपए, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई। क्वांटिटी अब हमने लिया 12। इसे हम सूत्र में रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वांटिटी में चेंज, तो देखिए पहले हम 10 वस्तुएं खरीद रहे थे, अभी हम 12 ले रहे हैं, तो परिवर्तन कितना हुआ 2 का, तो इसलिए हम 2 लिखेंगे। फिर हम देखते हैं प्राइस में चेंज, पहले वस्तु 5 रुपए की थी, अभी 1 रुपए की है, तो चेंज हुआ 1 रुपए का, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इनटू पहले प्राइस कितना था और उसकी क्वांटिटी पहले कितनी थी, तो 5/10। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 गुणित 1/2 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर ये जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर आएगा 1। 1 कहने का मतलब है कि हमारी जो मांग की लोच है वो होगी 1 के बराबर, मतलब जितना कीमत में चेंज आ रहा है उतना ही मांग में परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद हम कुछ अन्य तरीकों को भी देखते हैं जिसमें हम मांग की लोच को मापते हैं। तो इसमें पहला है टोटल रेवेन्यू मेथड, जिसे हम व्यय विधि कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में बदलाव का उस व्यक्ति के खर्च पर क्या असर होता है। अभी हमने आनुपातिक विधि को देखा था, अभी हम आगे अन्य विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू मेथड, जिसे हम कुल व्यय विधि कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा खर्च में क्या परिवर्तन होता है यदि कीमत बदलती है। इसमें टेबल पे ध्यान दीजिए, प्राइस है 10, 8, 6, डिमांडेड जो क्वांटिटी है वो 60, 100,
150 है और टोटल जो एक्सपेंडिचर है, जब आप क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब है कि प्राइस जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो व्यय है वो बढ़ता जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो हम उसे कहते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मान होगा वो 1 से अधिक आएगा। इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण पे ध्यान दीजिए। टेबल में वस्तु की जो कीमत है उसमें कमी आ रही है 10, 8, 6। क्वांटिटी जो है डिमांड की वो बढ़ रही है। इसके अलावा देखिए एक्सपेंडिचर बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे वस्तु की कीमत कम तो हो रही है लेकिन हमारा जो व्यय है वो उतना का उतना ही है, मतलब खर्च बदल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के बराबर है, मतलब ये लोचदार मांग है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, टेबल में प्राइस कम हो रहा है 10, 8, 6 रुपए हो गया। डिमांड जो है वो बढ़ रही है 60, 70, 80। यहाँ देखिए एक्सपेंडिचर जो है यानी कि जो हमारा खर्च है वो कम होता जा रहा है, मतलब वस्तु की कीमत जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे वैसे हमारा जो व्यय है, हमारा जो खर्च है वो भी कम होता जा रहा है। इसका अर्थ है कि जो लोच है वो 1 से कम है, अर्थात ये कम लोचदार मांग है। आगे हम अध्ययन करते हैं पॉइंट मेथड का, जिसे बिंदु विधि कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हम वस्तु की कीमत और उसकी जो मांग है जब हम उसे रेखा चित्र में व्यक्त करते हैं तो उसमें अलग अलग पॉइंट हमें मिलते हैं। अगर हम नीचे से शुरू करें, सबसे नीचे में जो बिंदु है वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा 0। जैसे जैसे ये वक्र ऊपर की ओर जा रहा है वैसे वैसे मांग की लोच जो है वो बढ़ती जाएगी। सबसे पहले है 0, फिर 1 से कम होगा, फिर बीच में जो रेखा बनी हुई है, जब बीच की बात करें वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होगा, मतलब जितनी कीमत बदल रही है उतनी ही मांग। और इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो हाईली इलास्टिक डिमांड, मतलब मांग की लोच का मान 1 से अधिक होगा। और जब हम सबसे ऊपर वाले बिंदु को देखते हैं वहां पे ई जो है इनफाइनाइट बना हुआ है, अनंत बना हुआ है। कहने का मतलब है ये पूर्णतः लोचदार मांग है जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मांग अनंत होता है। आखिर में हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, क्योंकि किसी भी तथ्य जिसका हम अध्ययन करते हैं उसका प्रैक्टिकली भी हम प्रयोग करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में भी मांग की लोच का प्रयोग किया जाता है। जैसे फिक्सेशन ऑफ प्राइस, जब वस्तु की कीमत तय की जाती है तो उस पे हमें ध्यान देना होता है कि वो वस्तु की जो मांग की लोच है वो किस प्रकार की है। यदि वस्तु की जो मांग है वो लोचदार है तो हमें वस्तु की कीमतें कम लेनी पड़ेंगी, क्योंकि यदि हमने थोड़ी सी भी कीमत को बढ़ा दिया तो उसकी मांग कम हो सकती है। वही अगर हम कम लोचदार मांग की वस्तुएं देखें जो कि आवश्यक होती हैं, उसका हम अधिक कीमत तय कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो कीमत में परिवर्तन है उसका मांग पर उतना अधिक असर नहीं होता है। अगला है फॉर्मुलेशन ऑफ टैक्स पॉलिसी। जब गवर्नमेंट टैक्स तय करती है कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लेना है, उसके लिए भी हम मांग की लोच का अध्ययन करते हैं, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग बेलोचदार होती है या फिर कम लोचदार होती है उस पे अधिक टैक्स दे सकता है, लेकिन जो वस्तुएं लोचदार होती हैं उस पर यदि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और उसकी कीमत यदि बढ़ गई तो उसकी मांग कम हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि उन वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगाया जाता है जो कि कम लोचदार होती है या बेलोचदार होती है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी देखना होता है कि कोई वस्तु आवश्यक ना हो, क्योंकि वो वस्तु अगर आवश्यक है जीवन के लिए और उस पर अगर अधिक टैक्स लगा दिया गया तो गरीब व्यक्ति उसे नहीं खरीद पाएगा, जबकि वो उसके जीवन के लिए आवश्यक है। फैक्टर प्राइसिंग, तो जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं उसको बनाने वाले जिन साधन हैं उनका भी कीमत
मांग की लोच पर डिपेंड करता है। पॉलिसी ऑफ डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी देश में उस मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन करना, और डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि मूल्य में कमी लाना अन्य देशों की मुद्रा के मुकाबले में। तो ये हम तय करते हैं मांग की लोच के आधार पर, क्योंकि हम दूसरे वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं अलग अलग देशों से, तो इसलिए हम डिवैल्यूएशन करते हैं ताकि हमारे यहाँ के जो निर्यात है वो बढ़ सके। पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन, यदि कोई वस्तु है जो बहुत आवश्यक है और उसका जो मालिक है वो उसकी अधिक कीमत वसूल कर रहा है जबकि वो आवश्यक वस्तु है, तो गवर्नमेंट ऐसी वस्तुओं के जो उद्योग होते हैं उसको नेशनलाइज करता है। नेशनलाइजेशन मतलब होता है राष्ट्रीयकरण करना, अर्थात अब उसका जो उत्पादन है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि वो वस्तु बहुत ही आवश्यक है। यदि उसका निजीकरण हुआ तो निजी व्यक्ति सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए उस वस्तु की कीमत को बढ़ाएगा, जबकि गवर्नमेंट उसे कम कीमत पे जनता को उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए भी हम मांग की लोच का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने देखा कि मांग किसे कहते हैं, इसके अलग अलग प्रकार, मांग का नियम हमने देखा, उसका उदाहरण, मांग की लोच को हमने देखा। मांग की लोच में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो सभी ग्राफ बराबर बनते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ग्राफ है उसका झुकाव किस ओर रखना है। इसके अलावा हमने देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम कहाँ-कहाँ प्रयोग कर सकते हैं।